विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो मैं यहाँ उपस्थिति देख रहा हूँ और उपस्थिति के साथ साथ जो जोश देख रहा हूँ वह मुझे विश्वास दिला रहा है कि आपने बंगाल में बदलाव लाने का निर्णय कर लिया है। जो तालियों में गड़गड़ाहट में देखता हूं वो बताता है कि आपने संकल्प ले लिया है कि पार्टी को यशस्वी बनाएंगे और बंगाल में कमल खिलाएंगे। मित्रों, आज दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मां काली का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह ऐतिहासिक स्थान, आध्यात्मिक स्थान, जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का आशीर्वाद मिला, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान को प्राप्त किया और जहां महान पुरुषों ने देश, समाज और सांस्कृतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अपने आप को जागृत अवस्था में उस मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त किया, ऐसे मां काली को मैं भी नमन करता हूं और आप सब की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें ताकत दे ताकि हम देश को, बंगाल को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाकर एक विकसित भारत की ओर ले चले। यह मैंने आज सुबह कामना की। मित्रों, बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का बहुत विशेष रिश्ता है। हमारी विचारधारा का बंगाल से बहुत बड़ा रिश्ता है और जब मैं ये कहता हूं तो यह भी मैं कहता हूं कि हमारे प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही बंगाल की धरती से निकल करके आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता नहीं दिखाया जब उन्होंने कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, बल्कि उन्होंने बंगाल को भी भारत का हिस्सा बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। यह भी उनकी बात है। ऐसे हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे अध्यक्ष रहे, जिनसे हमने प्रेरणा ली, मैं सौभाग्य मानता हूं कि बंगाल की धरती ने ऐसे सपूत को पैदा किया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आज साकार किया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, और मैंने कल भी कहा था अपने वक्तव्य, बंगाल अध्यात्म का प्रदेश रहा, सामाजिक परिवर्तन लाने वाला प्रदेश रहा, राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन लाने वाला प्रदेश रहा, अध्यात्म के जगत में, सामाजिक जगत में, कला के जगत में, लिटरेचर के जगत में अनेक महापुरुषों का बंगाल की धरती का आशीर्वाद मिला और उन्होंने देश का नेतृत्व किया। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि what Bengal thinks today, India thinks tomorrow। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में फिर चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा
कम्युनिस्टों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा। बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस बंगाल ने देश को दृष्टि दी, जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना, ये जानना चाहिए कि किस तरीके से आज बंगाल और बंगाल की राजनीति बंगाल के लोगों को किस तरीके से मुसीबत में डाल रही है, यह भी हमको समझना चाहिए। और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, बंगाल की जनता को अगर आशा है तो आपसे ही आशा है जो बंगाल को चिंता करते हैं। आजादी के बाद बंगाल और देश को किस चीज ने ग्रसित किया? भ्रष्टाचार ने धूल की तरह भारत को खोखला, भ्रष्टाचार ने बंगाल को भी खोखला, राजनीति ने देश को आगे बढ़ाने से किन्होंने रोका? चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश, हर जगह परिवारवाद ने राजनीति के को रोकने का प्रयास किया और एक कुत्सित राजनीति को जन्म दिया। कहने के लिए क्या रहा? देखिए तस्वीर भारत की, उठाइए जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। अब उठाइए पीडीपी, पहले मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती। अब आइए नीचे पंजाब, पहले बादल साहब, अब सुखबीर और उनकी बहन और उनकी श्रीमती। अब आइए हरियाणा, लोकदल कुछ परिवारों में सिमट गया। अब आइए 24 करोड़ का प्रदेश उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश। बीजेपी किससे लड़ती है? समाजवादी पार्टी, मुलायम पहले से, फिर अखिलेश और डिम्पल, बाकी सबकी छुट्टी। बिहार अब किससे लड़ रहे? आरजेडी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा परिवार। आप आइए बंगाल, कौन है? पीसी भाईको, आप उधरिए उड़ीसा, नवीन बाबू। आप चले जाइए आंध्र प्रदेश, वाईएसआरसीपी, जगनमोहन रेड्डी परिवार में से निकला। आप चले आइए तेलंगाना, चंद्रशेखर राव, बेटी कविता, दामाद, बेटा, पोता, बाकी सब ठीक। आप चले आइए तमिलनाडु, करुणानिधि, स्टैलिन और आजकल वो क्या नाम उसका, उनका बेटा लालजी राव। लेकिन परिवार की बात, आप आइए शिवसेना, उद्धव और बेटा। आप आइए एनसीपी, पवार साहब और बेटी, बाकी सारी पार्टी नहीं करती। ये परिवारवाद ने ही राजनीति को धूल की तरह खा लिया है और प्रजातंत्र के लिए चैलेंज बन गया। तीसरी बात, तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हर तरीके का ये प्रकार बंटवारा करो, बंटवारा करो, बंटवारा करो। और इसीलिए अगर महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को कहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 के 9 अगस्त को कहा है, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। बात करेंगे तो ध्यान रखना, बोलिए करेंगे ना? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार
परिवारवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, ये भारत के प्रजातंत्र का मूल मंत्र है। हमको समझना, ये घुन की तरह खा रहा है, इससे हमको निकलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि आगे का जो मूवमेंट चलने वाला है, उस मूवमेंट में जिसको 9 अगस्त 2023 को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे हमको ले जाना पड़ेगा। मैं जब क्विट इंडिया की बात करता हूं और उसमें सारी बातें कहता हूं, तो मैं आपके साथ आपको आगे के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। आपको मालूम है ना 14 अगस्त हम लोग कैसे मना रहे हैं? विभाजन विभीषिका दिवस। आपको कलकत्ता के लोगों को याद है ना 14 अगस्त 1947? आपने देखा है ना, याद है ना, आपने अपने बुजुर्गों से सुना है ना क्या क्या हुआ था? वो नरसंहार याद है ना? हमें उस दिन आजादी दूसरे दिन मिली, लेकिन आजादी ऐसी मिली जिसमें मां भारती के दोनों बाजू कटे, विभाजित, खंडित। और इसीलिए 14 अगस्त को भूल नहीं सकते। इसे विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हमको मनाना, याद रखना है, उन लोगों से मिलना है जिन लोगों ने 1947 का दृश्य अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों को याद करना है जिन्होंने किस मुसीबत से वो ढाका से निकल करके आए थे, किन मुसीबतों से आकर के उन्होंने फिर से अपने आप का जीवन यहाँ शुरू किया। ये विभाजन की विभीषिका जो थी उसको हमको याद करना है और उस समय हमारे लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी उनको भी याद करना। 15 अगस्त को याद रखिएगा, हर घर तिरंगा झंडा भी फहराना है और तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरी ताकत से लड़ना है। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा हमारा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम को भी हमको हर गांव, हर घर, देखिए 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 2023 को अमृत वर्ष की समाप्ति होगी, लेकिन अमृत काल का प्रारंभ होगा। और अमृत काल का प्रारंभ क्या है कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अपने गौरव को याद रखेंगे, एक होकर के चलेंगे, अपने गौरव जो हमारे प्रांत है उसको हम हमेशा गौरवान्वित रूप से आगे बढ़ाएंगे, एक होकर के चलेंगे और अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे। ये 5 प्रण को लेकर के हमको चलना है। इसलिए इस 5 प्रण के प्रति हमें समर्पित भाव से आगे, इस 5 प्रण के प्रति मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम को हमको आगे बढ़ाना है। हर घर से चुटकी भर मिट्टी लेनी है, हर घर से जहां मिट्टी ना हो वहां चावल लेना है, एकत्र करना है, कलश बनाना है। हर पंचायत में जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की सेवा की, जिन लोगों ने सरहदों पर शहीद हुए, जो लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, जो पुलिस के पोस्ट जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, उनको याद करना है, उनके परिवारों को सम्मान देना है और उसके साथ साथ उनके नाम की पट्टिका गांव में लगानी है और गांव के साथ उनको जोड़ना है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। हर गांव में ये कार्यक्रम होगा, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, आदरणीय मोदी जी इस कार्यक्रम को रखा है। बोलिए आप लोग करेंगे ना? अपने अपने गांव में करेंगे ना? और हर गांव में अमृत सरोवर के बगल में 75 पेड़ लगाएंगे, 75 पेड़, पर्यावरण से अपने आप को जोड़ेंगे ना? और उसके साथ साथ यह कार्यक्रम हम हर पंचायत में करेंगे। यह कार्यक्रम मिट्टी एकत्र करके मेरी माटी मेरा देश हर ब्लॉक में करेंगे, फिर हम जिला में करेंगे और फिर हम प्रदेश में करेंगे। और 7500 ब्लॉक है, 7400 500 ब्लॉक है,
500 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सभी जगह की मिट्टी 8,000 कलश में एकत्र करके कर्तव्य पथ दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ दिलाएंगे और वहां अमृत काल का वन बनाएंगे और 7500 पेड़ लगाएंगे और उसके नीचे तो ये हम राष्ट्रभक्ति के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात और भी साझा करना चाहता हूँ। यह हमारा सौभाग्य, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला। हमारा सौभाग्य इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व किया, आज देश जो 2014 में और 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित था, भ्रष्टाचारी देशों में नाम शामिल था। हमारी गिनती उन देशों में होती थी जो भ्रष्टाचारी देश होते थे। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में अपना स्थान बना करके खड़ा है। ये आज मोदी का भारत। आप बताइए, 9 सालों में हमारा भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? ममता चाहे जितना नीचे कीजिए, मोदी जी आगे ही जा रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है 2024 के बाद तीसरी टर्म में भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और मालूम है किसको पछाड़ा है? 5वीं नंबर की। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिस ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वीं नंबर की। आज भारत अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप सब लोग बचपन में सुनते होंगे डैटसन टोयोटा, डैटसन टोयोटा। जापानी गाड़ियों का नाम सुनते नहीं सुनते? आज भारत तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, तीसरे नंबर। और पछाड़ा किसको है? जापान। आज भारत चौथे नंबर का इस्पात मैन्युफैक्चर से आज वो दूसरे नंबर का इस्पात का मैन्युफैक्चर। आज जो आप लोगों के हाथों में मोबाइल है, 2014 तक आप मेड इन चाइना का मोबाइल लेके घूमते थे। आज आप मेड इन इंडिया का मोबाइल लेके घूमते। और इसके साथ साथ 92% मोबाइल विदेश में बनता था, आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। ये भी आर्थिक दृष्टि से S&P ग्लोबल में जो रेटिंग दी है, उसमें भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन पैसिफिक नेशंस खड़ा हो गया है। ये भारत को मिला है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ब्राइट स्पॉट अगर किसी को माना है तो वो भारत को माना है। जहां अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, यूरोप की आर्थिक जगत लड़खड़ा रहे हैं, वहां भारत स्टेबिलिटी के साथ खड़ा है। ये भी हमको समझना है। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए बताना चाहता हूँ, आज दवाइयों में भारत फार्मा का एक्सपोर्ट जो है वो 138% बढ़ गया है। 138%। यानी हम दुनिया की फार्मेसी बन गए हैं और सबसे सस्ती और अच्छी दवा मिल रही है तो वो भारत में। और उसी तरीके से केमिकल एक्सपोर्ट में हम 106% की हमारा इजाफा और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाया है। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी से शुरू किए थे, राजीव गांधी से होते थे, मनमोहन सिंह तक गरीबी हटाओ। इन लोगों की गरीबी हट गई, लेकिन देश की गरीबी नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं?
नेताओं की गरीबी चली गई, लेकिन देश की गरीबी आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 13 करोड़ 50 लाख लोग, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, मध्यम वर्ग में 22% जो गरीबी थी वो अब 10% से कम आ गई, और अति गरीबी 1% से भी कम रह गई, यानी लगभग समाप्त हो गई है। यह परिस्थिति आ चुकी है। ये भारत देश की परिस्थिति है जिसको हमको समझना चाहिए, और इसीलिए हर तरीके से विकास की दृष्टि से एक नया काम, एक नया आयाम करने का प्रयास है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कोई पराया नहीं, सब अपने इस नीति को लेकर के काम किया। और कहने के लिए कह रहा हूँ, आप बताइए यहाँ कल्याणी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया गया कि बनाया गया? बनाया गया कि बनाया गया? आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से नहीं स्वास्थ्य मंत्री था, बड़ी कोशिश हुई इस समय रोकने की, लेकिन यह कल्याणी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन के रहा है। ये भी आपके यहाँ हम सब लोगों को 6 मेडिकल कॉलेज देने का मौका मिला। 6 मेडिकल, कभी सोचा था कि 9 साल में 6 मेडिकल कॉलेज मिले? आपको आरामबाग में मिला, तामलुक में मिला, बारासात में मिला, बुल्गारिया में मिला, जलपाईगुड़ी में मिला और झारग्राम में मिला। ये आपको 6 मेडिकल कॉलेज आपको दिए हैं। उसी तरीके से अमृत रेलवे स्टेशन में पश्चिम बंगाल के 37 रेलवे स्टेशन को बिल्कुल नया कर दिया जाएगा। इस तरीके से मोदी जी ने 37 और सारे देश में 506 रेलवे स्टेशन एक ही शिलान्यास से 506 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करके और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाने का निर्णय किया है, जिसमें 37 रेलवे स्टेशन बंगाल में। अब बोलिए मोदी जी बंगाल को आगे बढ़ाएं और ममता जी ममता दीदी आप आराम करो, होवे 7,800 करोड़ रुपए का शिलान्यास आदरणीय मोदी ने अभी रिसेंटली किया है। आप बताइए, सीवेज के लिए 2,250 करोड़ रुपए रखे गए। न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन के लिए 335 करोड़ रुपए खर्च हुए। 335 करोड़। आप सोचो जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा, और ये सब 2 साल के अंदर बन जाएगा। अगले टर्म में 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ रेलवे स्टेशन होगा और बदली कोशिश होगी, और देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का होगा। ये हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 3 नेशनल हाईवे 7,500 करोड़ रुपए के सिलीगुड़ी, वेस्ट मिदनापुर और रायगंज के लिए बन रहे हैं। ममता दीदी जल्दी नहीं देती, उसके बावजूद भी हम पूरी ताकत लगा करके काम कर रहे हैं। हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? और उसमें भी खर्च हो रहे हैं 7,500 करोड़ रुपए। और उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 7,000 करोड़ रुपए बंगाल को जल जीवन मिशन में भी दिया जा रहा है। ये विकास का काम शुरू। उसी तरीके से शांतिपुरी, दानिथली और भानुशाली, यहाँ पर साड़ी के लिए जीआई टैग की व्यवस्था की गई है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, ये सारी बातें आपको अपने अपने मोर्चों के माध्यम से लोगों को पहुंचाना है।
कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए देश के विकास के लिए क्या क्या काम हो रहा है और वेस्ट बंगाल के लिए क्या क्या काम हो रहा है, इसको आपको आगे रखना है। मित्रों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आप सब लोग, कोई किसान मोर्चा से संबंध रखता है, कोई युवा मोर्चा से संबंध रखता है, कोई एससी मोर्चा से संबंध रखता है, कोई एसटी मोर्चा से संबंध रखता है, कोई ओबीसी मोर्चा से संबंध रखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं तो हमारे प्रधानमंत्री चले हैं, इस बात को मैं कहूँगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर महीने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? इससे महिलाओं को भी लाभ मिला है कि नहीं मिला है? युवाओं को लाभ मिला है कि नहीं मिला है? किसानों को लाभ मिला है कि नहीं मिला है? हमारे दलित भाइयों को लाभ मिला है कि नहीं मिला है? हमारे एसटी भाइयों को लाभ मिला है कि नहीं मिला है? हमारे माइनॉरिटी भाइयों को लाभ मिला है कि नहीं मिला है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ में उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ घर बने। यहां भी हमने 12,65,000 घर बनाने का कोशिश की, लेकिन ममता जी बांग्ला बाड़ी चोरी से नहीं जाते। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या बना दिया? बांग्ला बाड़ी। और क्या करा वो? भ्रष्टाचार बाड़ी। हाँ बताओ, ये सर्टिफिकेट नहीं दिया, विषय उठाए नहीं उठाए, उठाए नहीं उठाए, बोलते मैं धरना दूंगी। अरे नहीं, धरना मत दो, जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब दो, पैसा अपने आप पहुंचाओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीएम, एक तो आप भ्रष्टाचार करो, हिसाब मत दो और बोलो केंद्र हमको पैसा नहीं देता। अरे आप हिसाब तो दो, देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा कि नहीं देना? और नहीं होगी तो बंगाल की जनता तुमसे बात कर लेगी, ये भी तुमको याद रखना। आयुष्मान भारत, मैं गरीब लोगों को, मुझे पूरा याद नहीं है शायद, लेकिन 30 लाख परिवार के आसपास के आयुष्मान भारत, जिनको मैं बंगाल में 5 लाख रुपए मोदी जी का साल का हेल्थ कवर देना चाहता हूँ। कितना? 5 लाख। किसको देना चाहता हूँ? रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का ड्राइवर, क्लीनर, लिफ्टमैन, सब्जी वाला, ये गरीब लोग, बाल काटने वाले, हार्डवेयर, रैक पीकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का मैं उनको मोदी जी के द्वारा, मैं उस समय हेल्थ मिनिस्टर इसलिए कह रहा हूँ, मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी चाहते थे कि बंगाल की जनता को, गरीब जनता को गंभीर बीमारी से लड़ने का उनको मौका मिल सके, और उसके लिए वो 5 लाख रुपए का हेल्थ करेंगे। मैंने चिट्ठियां भिजवाई थी, यहाँ की सरकार ने वो चिट्ठियां फड़वा दी, गरीब जनता को 5 लाख रुपए पहुंचने नहीं दिए। आज बंगाल का कोई भी मजदूर अगर मुंबई में काम करता है, अगर मद्रास में काम करता है, तो उसको कोई हेल्थ कवर नहीं मिलता। हमारी स्कीम ऐसी थी कि आप रहने वाले बंगाल के हो, लेकिन आपका ऑपरेशन मुंबई में होता है, तो मोदी जी का सीधे 5 लाख रुपए मुंबई के अस्पताल में पहुंच जाएगा, वो कलकत्ता जाएगा ही नहीं, उनको सीधे मिलेगा। लेकिन हमारी दीदी ओबेना यही काम पकड़ा नहीं, उन्हें नहीं दिया। उसी तरीके से जल जीवन मिशन 53 लाख लोगों को, वैसे तो 9 करोड़ लोगों को देश में जल पहुंचा है, 53 लाख लोगों को यहाँ पहुंचा है।
आप उन लाभार्थियों से मिलिए, उन बहनों से मिलिए, उन माताओं से मिलिए जिनके घर में नलका लगा है और उनसे पूछिए किस तरीके से काम करता है। स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 74 लाख बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला। कितना? 74 लाख। और वैसे देश में 11 करोड़। आप समझिए कैसा बंगाल होगा, किस तरीके का बंगाल होगा, जहां बहनें 74 लाख बहनें और उनके साथ उनके बच्चे अपने दैनिक जीवन के लिए गांव और खेतों में जाते हैं। कैसा बंगाल है ये? मोदी जी ने 74 लाख इज्जत घर देकर के महिलाओं को इज्जत दी है। इस बात को भी हमको समझना, किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं मोर्चे के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए। आप हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी ये जिम्मेवारी है कि नए लोगों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, किसान भाइयों को जोड़ना, हमारे दलित भाइयों को जोड़ना, हमारे आदिवासी भाइयों को जोड़ना, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के लोगों को जोड़ना, उनको उनके सारे भ्रम को दूर करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी एक विशेष जिम्मेवारी होती है जिसको उनको पूरा करना होता है और उसके लिए आप पूरी ताकत लगाएं, क्योंकि पार्टी को बड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है तो वो मोर्चों का योगदान है। आपके कंधों पर इसकी बड़ी जिम्मेवारी है जिसको आपको मैं एक निवेदन और करूंगा कि महिला मोर्चा को कोई भी एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपसे अछूता न रहे, ये महिला मोर्चा की जिम्मेवारी है। हर एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ जो अनाथ बच्चों में काम करते हैं, मंद बुद्धि के बच्चों में काम करते हैं, गरीब बस्ती में काम करते हैं, मलिन बस्ती में काम करते हैं, सबको जोड़ना हमारी जिम्मेवारी है। उसी तरीके से युवा मोर्चा को मैं इंद्रनील जी से निवेदन करूंगा कि आप इस बात की चिंता कीजिए कि जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी क्लब हैं, कोई ऐसा क्लब नहीं रहना चाहिए जिसके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा का संबंध है। उनको जोड़िए, नौजवानों को जोड़िए। जितने भी एसोसिएशन हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं, सबको अपने साथ जोड़ करके उसको आगे बढ़ाना है। और मैं एससी मोर्चा से निवेदन करूंगा कि आपके लिए ये जिम्मेवारी है कि आप बस्तियों में काम को आगे बढ़ाएं और कोई बस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके साथ आपका संबंध नहीं है। और एससी मोर्चा से निवेदन करेंगे कि एससी मोर्चा इस बात की चिंता करे कि जितने भी हमारे ट्राइब हैं, जितने भी हमारे सब ट्राइब हैं, सब पर हमको काम करना है और उनको आगे बढ़ाना है। इस बात को भी हमको चिंता करनी चाहिए। मैं किसान मोर्चा से कहूंगा, आप किसानों के बीच में जाएं और बताएं किसान सम्मान निधि से कैसे फर्क पड़ा है। 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिल रहा है, उसका वो क्या उपयोग कर रहे हैं, कैसे वो उपयोग कर रहे हैं, इसे समझिए। नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फसल बीमा योजना हो रही है कि नहीं, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप हो रहा है कि नहीं, तमाम बातों के बारे में जानकारी है। और हमारे जो माइनॉरिटी मोर्चा के हमारे सदस्य हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी जगह सभी लोगों को सही संवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय मोदी जी का संदेश पहुंचाए कि हमारी सभी योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस बात के लिए आगे होकर के अग्रसर होकर के चल रही है। इस बात को भी हम आपके सामने मैं यहाँ कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूँ। कुछ अखबारों ने उसको कवर किया है, लेकिन कोई बात की लीपा पोती नहीं है, उसमें मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कल ममता दीदी ने कहा क्या एविडेंस है भ्रष्टाचार? ममता जी प्रमाण मांगेगी, क्या एविडेंस है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये पार्थो चैटर्जी आजकल कहाँ है?
ये प्रेसिडेंसी गेम है और इनकी बहुत नजदीकी रहने वाली वो कहाँ है? प्रेसिडेंसी गेम। ये अनुब्रतो मंडल और उनकी बेटी कहाँ है? एविडेंस मांग रही है, एविडेंस। ये आप बताओ, ये मानी बंदोपाध्याय कहाँ है? आप बताइए, ये भाइयों पर इंक्वायरी नहीं चल रही? आप बताइए, कोल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, सारदा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, आईफोन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और रोजगारी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? और डॉग फॉर कैट्स हुआ कि नहीं हुआ? पोस्ट स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? हाउस मंडलिंग स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? आपके टीएमसी के नेता इस सब में इन्वॉल्व है कि नहीं है? और नेता और ममता दीदी मांगे एविडेंस, प्रमाण मांगे। क्या प्रमाण दे? आप बताओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में घोटाला हुआ कि नहीं? आप बताइए, अफगान के राहत कार्य कोष में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, ये बालू घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा घोटाला नहीं हुआ? घोटाले में घोटाला, टीएमसी का घोटाला। कोलाबारी होती नहीं होती है? कोलाबारी होती नहीं होती? और दीदी बोले यू आर टॉकिंग लाइक एविडेंस। अब क्या प्रमाण है आपको? समय दूर नहीं है जब दीदी आपकी कैबिनेट की जेल में होगी। मित्रों, मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ, दुख के साथ ये दीदी आजकल डेमोक्रेसी की चैंपियन बनी। चिराग चले नया दुनिया को सीख देगी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। मैं बताना चाहता हूँ, आप बताइए 2021 के चुनाव के बाद पोस्टपोन में कितने केसेस हुए? 12,000, 12,000। कितने लोग घर छोड़ के भागे? 80,000, जिनको कैंप में रहना पड़ा। 80,000। रेप कितने हुए? 123। मर्डर कितने हुए? मोर देन 60। और उसी तरीके से अभी ये 2023 में पंचायत का चुनाव हुआ, इसमें टोटल मर्डर कितने हुए? 56 से ज्यादा, 56 से ज्यादा। ये दुनिया भर के चैंपियन डेमोक्रेसी की बन रहे हैं। यहाँ हाल देखो, क्या हाल बना रहे। और उसी तरीके से जो हमारे असौट बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कितना हुआ? 3,542। और बूथ कैप्चरिंग कितनी है हुई? 21,069। और महिलाओं पर अत्याचार जो रिलीफ कैंप में उनकी संख्या कितनी है? 3,000। यह ममता जी आपका प्रजातंत्र है। और देश भर में आप शासन की बात कर रहे हैं, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो इधर उधर। ममता जी थोड़ा छोड़ करके बंगाल पर भी ध्यान दे रहे हो, इस पर भी ध्यान दे रहे हो। क्या हाल बना रखा है बंगाल? और उसी तरीके से मैं बात करूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2021 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में वेस्ट बंगाल 74.6% है। 74। और उसी तरीके से ये जो एसिड अटैक है उसमें नंबर 1 पर खड़ा है तो वेस्ट बंगाल का। और फर्स्ट ऑफ हीनियस क्राइम में वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ऊपर खड़ा है। महिलाओं की इज्जत नहीं, महिला मुख्यमंत्री। महिला सुरक्षित नहीं, महिला मुख्यमंत्री। महिलाओं पर बलात्कार में आगे, महिला मुख्यमंत्री। एसिड अटैक में महिलाओं पर, महिला मुख्यमंत्री। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? बोलिए, बंगाल बदनाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऐसे लोगों को रहेगा अधिकार रहेगा? ऐसे लोगों को रहेगा अधिकार रहेगा? और ममता दीदी आपको एक बार और बता दूं, हर चुनाव में हमारी सीटें बढ़ी हैं और हर चुनाव में हमारा वोट बढ़ा है। हम आगे बढ़ेंगे, जितना दबाओगी उतना ऊपर करके
इस बात को बोलिए मोर्चे के सभी लोग, हम करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना, प्रजातांत्रिक तरीके से करेंगे ना, प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे ना, भ्रष्टाचार को पीढ़ी